हेलो बच्चों, आप सभी का आप सबके अपने यूट्यूब चैनल डीएन स्टडी पॉइंट में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग फिर से उपस्थित हैं कक्षा 10वीं के फिजिक्स के पहले अध्याय जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन नामक अध्याय से कुछ पाठगत प्रश्न हैं, जो कि सबसे पहला वीडियो आपका है ये, इसको लेकर उपस्थित हुए। ठीक है, तो हमारा आज का पहला प्रश्न है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। जो हमारा अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की, किसकी मुख्य फोकस की परिभाषा हमको लिखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर एक दूसरे से प्रतिच्छेदित करती हैं वही बिंदु मुख्य फोकस कहलाता है। अब जो थियरी में लिखा है उसको एक बार आप उदाहरण के साथ समझिए। क्या कहना क्या चाहता है कि ये आपका अवतल दर्पण हुआ और ये आपका मुख्य अक्ष हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे मुख्य अक्ष के समांतर ये किरणें आ रही हैं और किससे टकरा रही हैं? आपके अवतल दर्पण से। मुख्य अक्ष के समांतर ये किरणें आएंगी और अवतल दर्पण से टकराने के बाद से ये परावर्तित होकर जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं या एक दूसरे को काटती हैं, यही बिंदु आपका क्या कहलाता है? मुख्य फोकस कहलाता है, जिसको कैपिटल एफ से नोट करते हैं। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है कि अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर, यहाँ पे देखिए ये मुख्य अक्ष है, ये आपका मुख्य अक्ष है। ठीक है, क्या है? आपका मुख्य अक्ष है। तो इस मुख्य अक्ष के समांतर जैसे मुख्य अक्ष है उसी के अनुरूप आ रही हैं ये प्रकाश किरणें और टकराने के बाद परावर्तित होकर एक बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। वही बिंदु क्या कहलाता है? आपका मुख्य फोकस कहलाता है। तो ये बिंदु है इसी को मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? यही हमको बताना है। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या दिया है हमको, आर जो है वो कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। और हमको जो स्मॉल एफ है उसको निकालना है। स्मॉल एफ क्या होगा ये हमको नहीं पता है। तो हम जानते हैं इसका एक साधारण सा नियम है कि जो आर होता है उसको बटे में 2 कर देते हैं। ठीक है, तो आर बराबर 20 है तो यहाँ 20 लिखेंगे और बटे में 2 करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा निकल के 10 सेंटीमीटर। तो एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो फोकस दूरी ये होगी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये समझ, उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न जो है समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। ये बड़ा ही मुख्य प्रश्न है और कई बच्चों को इसको समझने में बड़ी दिक्कत होती है। प्रश्न एक बार फिर से सुनिए, क्या है? प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है। उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। यहाँ पे नोट करिए, जो पॉइंट नोट करने वाला, सीधा और आवर्धित, ये दोनों बिंदु नोट करने वाले हैं। ठीक है, सीधा का मतलब जैसा बिंब है, जो वस्तु है एकदम वैसा ही प्रतिबिंब बनना चाहिए, उसी आकार, उससे बड़ा होना चाहिए आकार में। आवर्धित का मतलब आकार में बड़ा होना चाहिए, लेकिन जिस अवस्था में वो बिंब रखा है वैसा ही प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो कहाँ, किस दर्पण से बनेगा? तो अवतल दर्पण द्वारा बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, कैसे बनेगा एक बार उदाहरण के साथ समझिए। फिर से एक बार पढ़िए ये कि अवतल दर्पण द्वारा बिंब यानी कि वस्तु का सीधा तथा आवर्धित यानी कि बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। अब कैसे बनेगा? ये आपका अवतल दर्पण है। ठीक है, ये मुख्य अक्ष है। ठीक है, और ये आपका फोकस है, मुख्य फोकस। ये आपका केंद्रक है। इस गोले का, ये किसी गोले का भाग होता है। आपको पता है कि ये जो दर्पण होता है, ये दर्पण किसी न किसी गोले का भाग होता है। ठीक है, तो उसी गोले का ये केंद्र है। ठीक है, तो जब हम वस्तु को, ये पोल है यानी कि ध्रुव है, तो
मुख्य फोकस और पोल के बीच में जब हम किसी वस्तु को रखते हैं, ये समझ लीजिए ये वस्तु है, तो इसका प्रतिबिंब जो बनता है वो क्या होता है, वो सीधा होता है और आवर्धित, यानी कि इस वस्तु से बड़ा बनेगा प्रतिबिंब। अब कैसे बनेगा ये देखिए। सबसे पहले प्रकाश किरण जो आएगी इसके अनुरूप जाएगी। यदि आपने प्रकाश किरण खींचना, रेखा खींचना सीखा होगा तो आपको पता होगा कि इस बिंदु से होते हुए प्रकाश किरण इससे होकर जाती है, ये आपको आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ये दर्पण के पीछे बनता है तो ये दर्पण के पीछे जाएगा, ठीक है। और दूसरी प्रकाश किरण जो आएगी वो इस पोल से टकराएगी, ठीक है, और पोल से टकराकर इधर की ओर मुड़ जाएगी, और इधर मुड़ने के बाद से ऐसा आभास होगा कि ये प्रकाश किरण इधर कहीं से आ रही है, और जहाँ से ये आ रही है वहीं पे इसका प्रतिबिंब बन गया। इस तीर का प्रतिबिंब बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये तीर छोटा है लेकिन इसका जो प्रतिबिंब बना है वो बड़ा है, और ठीक जैसा ये खड़ा है सीधा, ठीक उसी प्रकार ये भी सीधा खड़ा है, यानी कि सीधा प्रतिबिंब बना है। तो हमको सीधा प्रतिबिंब और बिंब से बड़ा प्रतिबिंब यानी कि आवर्धित प्रतिबिंब बनाना था, तो हमारा प्रतिबिंब बन गया, ठीक है। अगला प्रश्न है, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? पश्चिम दृश्य के रूप में, यानी कि जो भी वाहन होते हैं, मोटरसाइकिल, ट्रक, बस, जो भी बड़े बड़े वाहन होते हैं या छोटे बड़े जो भी वाहन होते हैं, उनमें एक जो कांच होता है जिससे पीछे के चीज़ों को देखा जाता है, उसमें हम जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण को ही वरीयता क्यों देते हैं, यानी कि उत्तल दर्पण ही लगाना क्यों पसंद करते हैं, या उत्तल दर्पण लगाना ही क्यों उचित होता है? तो इस बात को समझिए कि हम वाहन में उत्तल दर्पण को इसलिए वरीयता देते हैं क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं तथा इनका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है। इस बात को एक बार फिर से समझिए उदाहरण से। ये तो बात आप जान गए कि ये जो उत्तल दर्पण होता है, ये उत्तल दर्पण ये सीधा प्रतिबिंब होता है, इसको आप समझ लीजिए। अब बात आती है इसके ज़्यादा फोकल लेंथ होने की या ज़्यादा क्षमता। ये आपका उत्तल दर्पण है और ये आपका मुख्य अक्ष है, यहाँ पे समझिए। अब ये उत्तल दर्पण ऐसा होने के कारण, इसकी आकृति ऐसी होने के कारण, अब यहाँ से जो प्रकाश की किरणें आएंगी वो भी इस पे टकराएंगी, और यदि आप यहाँ पे कहीं गाड़ी में बैठे हैं तो टकरा के आपकी आंखों में पड़ेंगी, आपको वस्तुएं दिखाई देंगी। यदि इधर कहीं दूर से आ रही है कोई प्रकाश किरण तो यहाँ से टकराने के बाद जरूर आके आपके पास पहुँचेगी, तो आपको वो सारी वस्तुएं दिखाई देंगी। जिससे क्या होता है कि ये पता चलता है कि जो दूर की वस्तुएं हैं वो हमें कैसे दिखाई दे रही हैं, यानी कि दूर दूर की वस्तुएं हमें दृश्यमान होती हैं। तो वही हमने लिखा है कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को इसलिए वरीयता देते हैं क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं तथा इनका दृष्टि क्षेत्र यानी कि देखने का जो क्षेत्र होता है वो काफ़ी अधिक होता है। यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि यहाँ तक की वस्तुएं, ये सारी वस्तुएं आप इसमें देख सकते हैं, इसीलिए इनका जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो अधिक होता है, इसलिए हम इनको वरीयता देते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। यदि आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। तो फिर से हमारी मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ, तो मिलते रहेंगे ऐसे ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।